नमस्कार प्यारे साथियों, मैं बीके सोलंकी आप सभी का क्लास 10th विज्ञान की स्पेशल क्लासेस में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। प्रीवियस क्लास में हमने समझ लिया था कि प्रीवियस क्लास में हमने द्वि विस्थापन अभिक्रिया को समझ लिया था। आज हम उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को ध्यान से समझेंगे। तो उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया क्या होती हैं, इनको ध्यान से समझेंगे। पहला है उपचयन अभिक्रिया। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया में हमेशा किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे भी हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी। ह्रास का मतलब होता है कमी होना। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ ये है कार्बन और इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसलिए इसे हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अगला एग्जाम्पल है जब कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो CuO कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होगा। इसे भी हम उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर इस कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हमें CuO प्राप्त हो रहा है, तो इसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ ये लेफ्ट साइड में ये दोनों मान जो दिए हैं, लेफ्ट साइड में जो सब्सटेंसेस हैं Cu और O2, ये दोनों अभिकारक कहलाते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं तथा CuO ये उत्पाद कहलाते हैं। Cu प्लस O2 मिलके ही CuO बना है, इसलिए CuO को हम उत्पाद कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगला एग्जाम्पल है जब CuO को हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में? हीट की उपस्थिति में, तब Cu प्लस H2O यानी जल बनता है। तो ये भी उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो इसको हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में हमारी दोनों अभिक्रियाएं आ गई हैं, उपचयन एवं अपचयन। यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उस जगह उपचयन अभिक्रिया होती है और जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ अपचयन अभिक्रिया होती है। तो आगे समझते हैं। अगली अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर इस CuO में से यहाँ Cu में से
O गायब हो गया, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो इसे हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तथा इस हाइड्रोजन में इधर आके ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो इसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और डायग्राम भी बहुत सरल तरीके से दिया गया है, तो इसे आप समझ सकते हैं आसानी से। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है। हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं। तो यहाँ ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ वर्ड लिखते टाइम ये होगा, यहाँ उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं। उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं, तो यहाँ ये वर्ड आएंगे, वहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का भी उदाहरण है। इसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं। और यहाँ पर जो ऊष्मा है, ऊष्मा की उपस्थिति में, ऊष्मा यानी हीट, तो इसे हम उत्प्रेरक मानते हैं। इस ऊष्मा को हम क्या मानते हैं? इसे हम उत्प्रेरक मानते हैं। और ऊष्मा, ताप, प्रेशर, दाब, उत्प्रेरक, इनको हम इस तीर के निशान के ऊपर या नीचे रखते हैं। कौन से समीकरण में? इस तीर के निशान के ऊपर या नीचे रखते हैं। इस अब आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। तो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव देखने को मिलता है, इसको भी समझ लेते हैं। पहला है संचारण। जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है या संचारित हो जाती है, उसे ही संचारण कहते हैं। जब कोई धातु आर्द्रता का मतलब होता है नमी, या फिर अम्ल के संपर्क में आती है तो धातु कमजोर हो जाती है और उसका क्षरण होने लगता है, और इसे हम संचारण कहते हैं। जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, इस संचारण के उदाहरण हैं। जैसे यशद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संचारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। तो संचारण से धातुओं को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उनके ऊपर पेंट करना चाहिए या फिर विद्युत लेपन कर देना चाहिए। संचारण से बचाने के लिए हमें धातुओं के ऊपर विद्युत लेपन या फिर पेंट कर देना चाहिए, या फिर गैल्वेनाइजेशन या जस्ताकरण कर देना चाहिए, जिसे हम गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं। अगला है विकृत गंधता। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही हम विकृत गंधता कहते हैं। जब कोई तेलीय वस्तु होती है, अर्थात वसायुक्त वस्तु होती है, उसे जब वायु के संपर्क में वह वस्तु आती है तो उसका स्वाद चेंज हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधता कहते हैं। विकृत गंधता को रोकने के भी कुछ उपाय हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। जब हम चिप्स के पैकेट को खोलकर खाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है और चिप्स के चारों ओर ऑक्सीजन फैल जाती है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसका स्वाद और गंध परिवर्तित हो जाता है और एक अलग प्रकार का टेस्ट
लगता है। तो इन विकृत गंधताओं को रोकने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला उपाय है प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके हमें ऐसा आवरण बनाना चाहिए जो प्रतिऑक्सीकारक हो, जो ऑक्सीजन से उसको बचा ले। और वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर जिसमें वायु प्रवेश न करे उस बर्तन में हमें खाद्य सामग्री को रख देना चाहिए, तो वो विकृत गंधित नहीं होती है। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा जब फैक्ट्रियों में चिप्स के पैकेट बनाए जाते हैं या किसी भी प्रकार के वसा युक्त खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं तो उन पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे वो पदार्थ विकृत गंधित नहीं होते हैं और काफ़ी समय तक रखने पर भी उनका स्वाद और गंध नहीं बदलता है, वे खाने योग्य रहते हैं। तो जो चिप्स या नमकीन का पैकेट फूला हुआ होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। अगला है शीतलन द्वारा खाद्य पदार्थों को ठंडे स्थान पर रख देना चाहिए जिससे वे विकृत गंधित न हों। तो जो पार्ट फर्स्ट है, जो चैप्टर फर्स्ट है, उसकी बुक रीडिंग कंप्लीट होती है और यहाँ से हम समझेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास होगी, उसमें हम इस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और उन क्वेश्चन को 1 बाय 1 हम क्लास में यहीं याद कर लिया करेंगे, एक एक लाइन को ध्यान से समझेंगे और ये जो सारी चीज़ें थी ये सभी आपको क्वेश्चन आंसर में काम देंगी। यहाँ से सिर्फ मैंने आपका बेसिक तैयार करवाने के लिए इस पूरे चैप्टर का निचोड़ था वो मैंने आपको समझा दिया। अब किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं हम उनको समझेंगे और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम उनको आंसर के साथ समझेंगे। तो आज सिर्फ हम ये देख लेते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो प्रश्नावली का मतलब है इसमें प्रश्न हैं। प्रश्न क्या है? अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी ये 2-2 नंबर के सबसे छोटे छोटे प्रश्न। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 15 मिनट के लिए डुबोया जाता है तो लोहे की कील और कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में क्या परिवर्तन होता है? तो ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या होता है? जो Fe होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, क्योंकि लोहे में क्या होता है? आयरन होता है जिसे हम Fe कहते हैं और ये कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। और कॉपर सल्फेट का मतलब है CuSO4। ये Fe क्या करेगा? इस कॉपर को इसकी जगह से हटा देगा और यहाँ खुद विराजमान हो जाएगा। तो क्या बनाएगा ये Fe? ये क्या बनाएगा? जैसे Fe लोहे को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो क्या बनेगा? इसको डुबोते हैं तो जो Fe है वो Cu से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए ये Fe Cu को हटा देगा, कॉपर को हटा देगा और इसकी जगह पर खुद बैठ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? FeSO4 और Cu अलग हो जाएगी। तो विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? विलयन का रंग नीला हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न को पहचानिए। पहला पॉइंट है बर्फ का पिघलना और दूध का दही में बदलना। तो ये परिवर्तन कौन से परिवर्तन हैं? तो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना है।
जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? पहला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। पहला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन, और जो दूसरा परिवर्तन होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है कि किसी पदार्थ के केवल रंग या रूप या आकार या माप में ही परिवर्तन होता है सिर्फ, और उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। उसमें जब उसकी अवस्था बदलती है तो उसमें सिर्फ या तो रंग में परिवर्तन होगा या उसके आकार, माप या आयतन में परिवर्तन होगा, लेकिन उस परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। जब कोई नया पदार्थ नहीं बनता है तो उसे ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो जो बर्फ़ का पिघलना है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कैसे? बर्फ़ है वो कैसी होती है? ठोस होती है, और जब उसको पिघलाया जाता है तो वो द्रव अवस्था में बदल जाती है। लेकिन बर्फ़ से कोई भी नया पदार्थ नहीं बना है। पानी से फिर दोबारा से बर्फ़ बन सकती है और बर्फ़ से फिर दोबारा से पानी बन सकता है। तो जो अवस्था परिवर्तित होती है लेकिन वापस उसी अवस्था में आ जाए तो उसे ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी से हम बर्फ़ को बना दें और बर्फ़ से फिर दोबारा से पानी बन सकता है तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक बार उसकी अवस्था बदल गई, एक बार परिवर्तन हो गया तो वापस फिर वो पदार्थ नहीं बन सकता। जैसे दूध का दही में परिवर्तन होना, यदि दूध को एक बार दही बना दिया जाए तो दही से दोबारा से दूध नहीं बन सकता, इसलिए इसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो पहला था भौतिक परिवर्तन, और भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें केवल रंग, रूप, आयतन, आकार आदि में ही परिवर्तन होता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में रंग, रूप, आकार, माप इनमें परिवर्तन होने के साथ साथ एक नया पदार्थ भी बनता है, और इससे वह पदार्थ दोबारा से नहीं बन सकता। कैसे? जैसे दूध यदि दही में बदल जाए तो दही से दोबारा से हम दूध नहीं बना सकते, इसलिए दूध का दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन है और बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। अगला है मैग्नीशियम तार का जलना भी एक कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यदि मैग्नीशियम तार एक बार जल जाएगा तो फिर वह पुनः तार में नहीं बदल पाएगा। आगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको हम आंसर के साथ नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और क्लास में ही याद करेंगे। आज तो सिर्फ हमें ये देखना है कि इस पाठ से कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मैंने आपको समझाया था कि जब किसी अभिक्रिया में पदार्थ के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में ग्लूकोज का विघटन करती है तो ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इसे ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु के संपर्क में आने पर कॉपर के बर्तन की चमक क्यों चली जाती है?
तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आलू के चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? तो साथियों, इस क्वेश्चन की हम अभी अभी चर्चा कर रहे थे और यह क्वेश्चन विकृत गंधता पर आधारित है। तो नाइट्रोजन गैस पैकेट में क्यों भरी जाती है? ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क से बची रहे। यदि पैकेट बंद होगा और उसमें किसी भी प्रकार की गैस नहीं होगी तो फिर चिप्स या नमकीन का पैकेट खराब हो जाएगा, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। लेकिन जब पैकेट को खोला जाता है तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है और कुछ टाइम बाद उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड को गहरे या काले रंग की बोतल में क्यों भंडारित किया जाता है? तो इसको भी हम विथ आंसर समझेंगे और क्लास में ही याद करेंगे। अगला प्रश्न है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो ये मैंने आपको पहले ही बुक रीडिंग में करवा दिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया प्रीवियस क्लास में करवा दी है लेक्चर नंबर 1 में, और द्विविस्थापन अभिक्रिया का मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझा दिया है। अगला है, हमें इस अभिक्रिया को पहचानना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो इसमें दो पदार्थ मिलके एक और दो पदार्थ मिलके सिर्फ एक ही पदार्थ बना रहे हैं। दोनों पदार्थ मिलके जब एक पदार्थ बनाते हैं तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि गर्मियों में दूध को कक्ष ताप पर रखने पर क्या होता है? कक्ष ताप का मतलब होता है रूम टेम्परेचर। एक नॉर्मल टेम्परेचर पर क्यों रखा जाता है? गर्मियों में दूध को एक नॉर्मल टेम्परेचर पर क्यों रखा जाता है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बिना बुझा चूना जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? यहाँ होगा क्या बनाता है? बिना बुझा हुआ चूना जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ये हमने फॉर्मूले सहित या इक्वेशन सहित पहले ही समझ लिया है। जब हमने रासायनिक समीकरण पढ़े थे तो उसमें हमने इसको पहले ही समझ लिया है कि बिना बुझा हुआ चूना जब उसको हम जल में मिलाते हैं तो उससे बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए या जो ऊष्माक्षेपी भी हो। हमें संयोजन अभिक्रिया, हमने पहले ही संयोजन अभिक्रिया समझ ली है कि जब दो पदार्थ मिलके किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, और जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इसमें हमें उस संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण देना है जो ऊष्माक्षेपी भी हो। इसमें हमें उस संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण देना है जो ऊष्माक्षेपी भी हो। ये वियोजन अभिक्रिया है जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न चल रहे हैं जो थोड़े से बड़े होते हैं। अतः लघुत्तरीय सबसे छोटे होते हैं, उनमें कम शब्द लिखने होते हैं, फिर उनके बाद लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, और जो सबसे बड़े प्रश्न होते हैं उनको दीर्घोत्तरीय प्रश्न कहते हैं। अब आगे समझ लेते हैं। आगे दिया हुआ है, किस नियम का ध्यान रखकर रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाता है? नियम को परिभाषित कीजिए। तो ये हमने पहले ही समझ लिया है। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है
उस नियम को ध्यान रख कर ही किसी समीकरण को, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। यानी जब दो पदार्थ मिलके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उनके द्रव्यमान में कोई भी बदलाव नहीं आता है और उसी प्रकार हम उस समीकरण को संतुलित कर देते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उदाहरण दीजिए। पहला है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है। दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी नए पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न समझ लेते हैं। अगला है विकृत गंधता क्या है। विकृत गंधता को रोकने के 2 उपाय लिखिए। तो विकृत गंधता हमने पहले ही समझ लिया है। विकृत गंधता किसे कहते हैं? जब वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, जब वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उनका स्वाद और गंध बदल जाता है और उसे हम विकृत गंधता कहते हैं। उसे रोकने के हम उपाय भी पढ़ लिए थे, उपाय भी समझ लिए थे। अगला क्वेश्चन है, संचारण को बढ़ावा देने वाली 2 शर्तें लिखिए। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, फेरस सल्फेट को शुष्क क्वथन नली में गर्म कीजिए। उपयुक्त अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार भी लिखिए। अगला प्रश्न है, जिंक धातु की पट्टी को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर क्या परिवर्तन होता है। तो ये सभी प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में उत्तर के सहित याद करेंगे और क्लास में ही इन प्रश्नों का उत्तर याद कर लेंगे। ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न 3 नंबर के आएंगे। पहला है, रेडॉक्स अभिक्रिया से आपका क्या अभिप्राय है। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। अगला प्रश्न है, जल के वैद्युत अपघटन में। पहला है, कैथोड तथा एनोड पर एकत्रित गैस का नाम लिखिए। एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से 2 गुनी क्यों होती है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न समझते हैं और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आगे महत्वपूर्ण प्रश्न समझते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया में, इस रासायनिक अभिक्रिया को समझाना है हमें। तो इसमें क्या क्या बताना है। पहला बताना है उपचयित पदार्थ का नाम और अपचयित पदार्थ का नाम लिखिए। ऑक्सीकारक एजेंट का नाम लिखिए। इनको भी हम डिटेल में समझेंगे। अगला प्रश्न है, कारण लिखिए। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में श्वेत रंग सिल्वर क्लोराइड दूसर रंग का हो जाता है। इसका हमें कारण बताना है। तो इसको हम उत्तर सहित नेक्स्ट क्लास में याद करेंगे और ध्यान से समझेंगे। अगला है, लाल भूरे रंग का कॉपर चूड़ गर्म करने के पश्चात काले रंग का हो जाता है। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, यौगिक X वियोजित होकर Y तथा CO2 बनाता है क्योंकि Y का प्रयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। तो इसमें हमें X तथा Y का नाम तथा सूत्र लिखना है और उपयुक्त अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण भी लिखना है। अगला प्रश्न है, एक धातु का लवण Mx सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होकर धातु M तथा X2 गैस बनाता है। धातु M का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। X2 गैस का प्रयोग व्यंजक चूड़ बनाने में होता है। धातु लवण Mx का उपयोग
श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम का मतलब काला, श्वेत मतलब वाइट, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो इसमें 3 पॉइंट समझाने हैं। धातु M तथा X2 गैस पहचानिए। धातु लवण Mx का सूत्र लिखिए। धातु लवण Mx का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। आगे बढ़ते हैं और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आगे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मुकेश के घर सफ़ेदी का काम चल रहा है। मुकेश ने देखा कि पेंटर ने सफ़ेदी का पानी से भरे ड्रम में उड़ेला। सफ़ेदी को पानी से भरे ड्रम में उड़ेला। मुकेश ने ड्रम को छुआ और पाया कि ड्रम बहुत गर्म है। जब हम बिना बुझा चूना मार्केट से लेकर आते हैं, जब हम मार्केट से, जिसे क्या कहते हैं, हम कलई कहते हैं, जब हम कलई को मार्केट से लेके आते हैं और उसे पानी में डाल देते हैं तो एकदम से वो गर्म हो जाती है और उसमें से ऊष्मा बाहर निकलने लगती है और पानी बहुत गर्म हो जाता है और जिस बर्तन में डालते हैं वह बर्तन भी बहुत गर्म हो जाता है। तो इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए मुकेश का हाथ कैसा हो गया, गर्म हो गया, उसे वो ड्रम गर्म महसूस हुआ। उपर्युक्त अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ड्रम गर्म क्यों हुआ? तो आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों में बढ़ते हैं। हमें इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में इन अभिक्रियाओं को क्या करना है, इन अभिक्रियाओं के हमें प्रकार बताने हैं कि ये अभिक्रिया कौन से प्रकार की है। तो इसमें ये जो आपको दिखाई दे रही है, पहला पॉइंट है CaCO3। इस एक पदार्थ से ये 2 पदार्थ बन गए टूटकर, तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जब इन दोनों पदार्थों से ये एक पदार्थ बना है तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्लास में और भी अभिक्रियाओं को समझेंगे। इनके अलावा एक्स्ट्रा अभिक्रियाओं को भी ध्यान से समझेंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अगला है इन अभिक्रियाओं को हमें संतुलित करना है कि इनमें कौन कौन से जो पदार्थ हैं उनके एटम्स जो लेफ्ट साइड में हैं वो कितने हैं और राइट साइड में कितने हैं। इन क्वेश्चनों को हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ध्यान से समझेंगे, बैलेंस करना। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर संतुलित करें। इसमें पहला पॉइंट है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होकर सिल्वर तथा क्लोरीन गैस बनाता है। दूसरा पॉइंट है, बिना बुझा चूना जल से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। तीसरा पॉइंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाते हैं। अगला पॉइंट है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कॉपर डालने पर हरे रंग का कॉपर क्लोराइड तथा जल बनाते हैं। और लास्ट पॉइंट है, बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करके जल में अघुलनशील बेरियम सल्फेट तथा सोडियम सल्फेट बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको हम नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल उत्तर की सहित ध्यान से याद करेंगे और क्लास में ही याद कर लेंगे। तो आशा है आपको ये सेशन समझ में आया होगा।
यदि ये सेशन समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर टुडे। आज के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।